सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब देखो ये होता क्या है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल की, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, कि जो इकोनॉमिक तौर पर क्या करता है, एक कंट्री को ग्रो करता है, ठीक है। तो उन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जो कुछ कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप या एक ब्लॉक बना लिया है और उसके बाद वो क्या कर रही हैं, एक अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं या डेवलप कर रही हैं, ठीक है। तो उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस considerable uncertainty and make things difficult for the smooth conduct of international trade. Exchange rate should be reasonably stable for the smooth conduct of international trade. This can be achieved if countries, particularly developed countries, cooperate with each other. International cooperation is the basic of a sound international monetary system. तो बात करें यहाँ पर, देखो कुछ कंट्रियाँ क्या करती हैं, कुछ कंट्रियाँ मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेती हैं, एक ब्लॉक बना लेती हैं और जो हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। जिससे क्या हो सके, आपस में इंटरनेशनल ट्रेड इजीली हो सके, स्मूथली हो सके और जो कंट्री की इकोनॉमिक जो लेवल है वो ग्रोथ हो सके, जिससे कि उसकी वेल्थ जो है इंक्रीज हो सके एक कंट्री की। Cooperation in the monetary field refer to the joint effort by the group of country at religion or international level or both to resolve the problems of international payment either through bilateral और multilateral। bilateral जो होता है वो दो कंट्रीज के बीच होता है, 1 और 2। जैसे इसने कुछ इंपोर्ट किया, इसने कुछ एक्सपोर्ट किया, यहाँ पेमेंट हुई, यहाँ दूसरी जगह रिसिप्ट हुई, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीलेटरल की, तो मल्टीलेटरल में है एक से ज़्यादा कंट्रीज, यानी कि जहाँ पहले दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही थी, अब मल्टीलेटरल में क्या होगा, एक से ज़्यादा कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो वो होगा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ और बाय द सेटिंग ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि आपस में ट्रेड इजी हो सके और इकोनॉमिक तौर पे दूसरी कंट्री को क्या करे, सपोर्ट किया जा सके, या फिर दूसरी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखा जा सके। जैसे कि हमारे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IMF, WTO, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन इसीलिए बने हैं कि जो है ट्रेड इजीली हो सके, ठीक है। तो ये क्या करें, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कैसे हुए, किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशंस बनना स्टार्ट हुए। कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं IMF के लिए। तो हिस्ट्री, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था हमारा 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक ये हमारा वर्ल्ड वॉर वन चला। अब वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तो बहुत सारी कंट्रियों को क्या हुआ, लॉस हुआ, बहुत सारी कंट्रियों को लॉस हुआ, क्योंकि एक दूसरी कंट्री को क्या हुआ, तबाह करना था, बस खत्म करना था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब सारी कंट्री की इकोनॉमिक लेवल जो है खत्म हो गई, लगभग किसी कंट्री के पास प्रोडक्शन के लिए जो है मटीरियल ही नहीं है, यानी कंट्री में क्या हो गई, भुखमरी आ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इकोनॉमिक लेवल जो है बिल्कुल ही डाउन चला गया। तो ये सब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन या ग्लोबल डिप्रेशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ गई। वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो कंट्री ने आप एक दूसरे पे क्या हुआ, बमबारी करी, बहुत सारी दिक्कत हुई, वहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे वो सबको खत्म कर दिया। अब ग्रेट डिप्रेशन जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करते हैं, इसे हम कैटेगराइज कर देंगे ईयर वाइज। तो 1929 से 1930 तक जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जो कि आया था USA में। कहाँ आया था, USA में। USA में ये देखो कैसे आया। अब जब सारी कंट्री वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी, तो USA में अब बहुत सारे जो लालची लोग थे उन्होंने क्या करा कि अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला मार्केट में जो है पैसा नहीं है, तो जितने भी शेयर्स हैं उनको बेच दिया जाए। तो बहुत
तो लंबे तौर पे या बहुत बड़े तौर पे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। अब जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो वो हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पर आ गया, जो कि आया था यूएसए में, क्योंकि यूएसए ने इसके बाद बहुत सारी जो है स्कीम्स बनाना स्टार्ट कर दी। यूएसए ने क्या करा, जब ग्रेट डिप्रेशन आया इससे पहले यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स बना दी कि पहले आप आओ और मटेरियल परचेज करो और बाद में जो है उसका पेमेंट करो। तो बहुत सारी पेमेंट हुई, बहुत सारे जो है मनी मार्केट एकदम से जो है स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई। तो वो था हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड। उसके बाद जब यूएसए और यूके में जो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, यूएसए एंड यूके, ठीक है। अब यूके के पास तो एक ऑप्शन था इंडिया, कि वो इंडिया से क्या करता था, जो भी उसको लॉसेस हुए वो इंडिया से रिकवर कर लेता था, ठीक है। लेकिन यूएसए के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद इन दोनों ने मिलकर क्या करी, बहुत सारी स्कीम्स बनाई जिससे ग्रेट डिप्रेशन से जो है उभरा जा सके। तो 1929 से लेकर 1939 तक बहुत सारी स्कीम्स जो है आई। लेकिन ये सारी स्कीम्स आने के बावजूद भी जो डिप्रेशन है वो 1939 तक जो है हमारा चला। मतलब 10 साल तक जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो डिप्रेशन से जूझा है, ठीक है। अब जैसे ही हम ग्रेट डिप्रेशन से जूझ ही रहे थे और हम इससे कवर ही कर रहे थे, उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद बहुत सारे तौर पर जो है बहुत सारी तबाही हुई, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को जो है बहुत सारा लॉस हुआ और जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो गई। अब प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है। अब कंट्रीज को बहुत सारे रिसोर्स जो है वो बहुत सारे खत्म हो चुके थे, रिसोर्स की ज़रूरत थी, वापस से मार्केट सेटअप करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 पर्सन, यूएसए के मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट ने एंड यूके के मिस्टर जॉन मैनर्ड केनिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया कि हम कैसे इस स्थिति से उभर सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्री की जो स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। अब क्योंकि प्रोडक्शन के लिए भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और पॉवर्टी क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो लोगों को किस तरीके से वापस मार्केट, वापस ट्रेड जो है स्टैब्लिश किया जाए, वापस कैसे लाया जाए। तो इसके लिए एक जॉइंट प्लान बनाया गया कि अगर दोबारा इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन होती है तो उससे कैसे निकला जा सके। तो ये जो प्लान है ये यूएसए में बना, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसमें 44 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो ये है मीटिंग जो चली थी वो 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक चली थी, यानी 22 दिन मीटिंग चली थी, ठीक है। 22 दिन में जब मीटिंग चली तो मीटिंग में जो 44 कंट्रीज ने जो पार्टिसिपेट किया तो ये डिसाइड हुआ कि हम जो है 2 बॉडीज को सेटअप करेंगे। अब 2 बॉडीज कौन कौन सी, एक जो है वॉर में जितनी भी जो कंट्रीज की जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक है, रिसोर्स खत्म हुए हैं, उनको बिल्ड करेगा। दूसरा, अब क्योंकि एक कंट्री के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो एक कंट्री क्या करेगी, दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ मटेरियल मंगाएगी, ठीक है, या इंपोर्ट करेगी। जब इंपोर्ट कर रही है तो उसका बीओपी क्या होगा, बीओपी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अब वो प्रोडक्शन तो कुछ नहीं कर रही, प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रही तो बाहर दूसरी कंट्री को भी कुछ नहीं दे रही, यानी एक्सपोर्ट नहीं कर रही। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इंपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है। जब इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, डेफिसिट में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति से जो कंट्री जूझ रही हो उसको किस तरीके से उभारना है, उसकी कैसे सिचुएशन को ठीक करना है, उसके लिए बनाया गया आईएमएफ। यानी आईएमएफ किस पे काम करेगा, बीओपी पे काम करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ऐसी कंट्रियां जो वॉर के दौरान ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और एक्सपोर्ट कम हुआ है और वो बीओपी जो है नेगेटिव में चला गया है, उसको ठीक करने के लिए ये हमारा आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और जो दूसरा आया आईबीआरडी। अब क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है, तो वापस क्या करना है, वापस प्रॉपर्टी बनानी है, वापस जो भी रिसोर्स खत्म हुए हैं उनको वापस मैन्युफैक्चर करना है। अब ये कैसे होगा, ये कंस्ट्रक्शन के लिए एक आया आईबीआरडी, एक आया आईएमएफ
दूसरा है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक IBRD बॉडी बनी, दूसरी IMF बॉडी बनी। तो इन दोनों बॉडी, क्योंकि ये दोनों जो है स्टार्टिंग में एक साथ मीटिंग में आई, एक साथ बात हुई, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं और सिस्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ ही सेटअप की गई, एक साथ ही माइंड में विचार आया कि ऐसी हमें बॉडीज बनानी चाहिए जो हमारी कंट्रीज के लिए जो बेनिफिट हो उसमें ये काम करे और बेनिफिट प्रोवाइड करे सारी कंट्रियों को। तो ये था हमारा कुछ पार्ट कि हमारी कैसे बॉडीज सेटअप हुई। ठीक है, अब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब इसमें हम ऐड करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर क्या बनती है, वर्ल्ड बैंक। कुछ जो स्टूडेंट हैं या कई जगह आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक RBID को भी बोल देते हैं। ठीक है, बट जो वर्ल्ड बैंक है वो इन दोनों को मिलकर बनता है, यानी कि एक बॉडी IBRD प्लस IDA, ये जब दोनों बॉडीज मिलती हैं तब बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों बॉडीज मिली तो बन गया वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, ये दो बॉडीज यानी कि IBRD प्लस IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्लस ये तीन बॉडीज और जो वर्ल्ड बैंक ने बनाई हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी MIGA और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये तीनों जब इसमें ऐड हो जाती हैं और प्लस ये दोनों यानी कि ये 5 बॉडीज जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है, हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, जो कंपनीज के लिए काम करता है। ठीक है, हर एक कंट्री के लिए काम करता है, ये हर एक कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशन आए और वो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक बना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यूनिट 1 की ये थी बुलेट 7, बुलेट 6 तक आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं।